मूवी की शुरुआत अलाबामा से होती है, जहां पर हम तीन भाइयों को देखते हैं गाड़ी से नीचे उतरते हुए। इनके नाम है मैक्विन, ब्रिंक और लिंकन। ये तीनों भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार हैं। वायलेंट इनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। ये चाहते हैं कि कैसे भी करके शहर में सुकून का माहौल बना रहे, हर एक इंसान को इंसाफ मिले। लेकिन इनके इंसाफ करने का तरीका सबसे अलग है। ये जहां भी जाते हैं इंसाफ करने के लिए, वहीं पर ये खुद ही वायलेंस करते हैं। दरअसल इनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि इनके होते हुए शहर में कोई गलत काम करे। आज इन्हें पता चलता है एक ड्रग डीलर के बारे में जो इन्हीं के पड़ोस में रहता था। ये तीनों भाई फौरन पहुंच जाते हैं उसके अड्डे पर। वो जब दरवाजे को नॉक करते हैं, तब ये ड्रग डीलर समझ जाता है कि मौत खड़ी है दरवाजे पर। ओडी ब्रदर्स आ चुके हैं। जब वो दरवाजा नहीं खोलता, तब ये उसे तोड़ते हैं और घुस जाते हैं अंदर जाते ही ये गोली मार देते हैं उस आदमी को। इन्हें लग रहा था कि ये आखिरी ड्रग डीलर था शहर का। इसे मारने के बाद शहर में सारे बुरे काम खत्म हो जाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद मैक्विन को एहसास होता है कि शायद वो गलत घर में आ गए हैं और गलत आदमी को ऊपर पहुंचा दिया है। शायद वो ड्रग डीलर किसी और घर में रहता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले पहुंचते हैं यहाँ पर। तब हम देखते हैं शेरिफ हेनरी मिलर को। जब वो यहाँ की सारी चीजों को देखता है तो कहता है कि ये गैंगवार की लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को पकड़ना चाहिए। ये आपस में ही ऐसे लड़कट करके मर जाएंगे। इतना कहने के बाद वो अपने डिप्यूटी से कहता है कि इस केस को बंद कर दो। तब डिप्यूटी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई गैंगवार हुई है। हमें इस केस पर पूरी रिसर्च करनी चाहिए। हो सकता है हमें कोई न कोई सबूत मिल जाए। ये सुनकर के इस गंजे शेरिफ का दिमाग खराब हो जाता है और डिप्यूटी से कहता है कि क्या तुझे मेरी काबिलियत पर डाउट है। वहीं दूसरी तरफ हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं जो फ्रस्ट्रेट होकर के बैठे हुए थे कि सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए इतनी मेहनत की हमने। तभी मैक्विन कहता है अपने भाइयों से कि हमें पैसों की जरूरत है। ये घर जिसमें हम रहते हैं, ये घर तब तक नहीं बनेगा जब तक हम यहाँ पर एक पुल नहीं बनाएंगे। इसलिए मुझे कैसे भी करके पैसे चाहिए ताकि यहाँ पर पुल बन सके। तभी इनके दरवाजे पर एक लड़की आकर के नॉक करती है। जब ये दरवाजे को खोलते हैं, तब वो इन्हें कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुमने क्या कांड किया था। मैं गवाह हूँ उस हादसे की। तब ये उस लड़की से कहते हैं कि तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हें तो पुलिस में जाना चाहिए था। तब वो इन्हें बताती है कि मेरा एक गॉडसन है जिसे मेरे एक्स हस्बैंड ने किडनैप कर लिया है। उसका नाम है कार्लोस। वो शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उससे पंगा लेने से घबराते हैं। तब ब्रिक कहता है कि अच्छा तुम चाहती हो कि हम उस गैंगस्टर से लड़ें और उसकी ऐसी की तैसी करके तुम्हारे गॉडसन को वापस लेकर के आएं। तब ये लड़की कहती है कि हाँ, इस लड़की का नाम है सेलेस्टी। ब्रिक कहता है कि क्या तुम जानती हो हम कोई भी काम फ्री में नहीं करते। सेलेस्टी कहती है कि डरो मत, मैं फ्री में नहीं करवाऊंगी। मैं तुम्हें इस काम के $25,000 दूंगी। वो कुछ एडवांस भी दे देती है ब्रिक को। अब ये सोचने लगते हैं कि इन्हें इस लड़की के लिए काम करना चाहिए या नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंकन कुछ भी नहीं बोल रहा। तब हमें पता चलता है कि उसके गले में प्रॉब्लम है। बचपन में चोट लग गई थी उसके गले में, इसलिए वो बोल नहीं पाता। वो अपने भाइयों को लिख कर के बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक फेडरल एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है एंथनी रीस। रीस अंदर आता है और सीधा आकर के मिलता है उस गंजे शेरिफ हेनरी से। उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद कहता है कि रिसेंट में जो शूट आउट हुआ था मैं उसी की बात करने के लिए आया हूँ। मुझे पता चला कि तुमने उस केस को ही बंद कर दिया। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? इस शहर में बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले तो आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि वहाँ पर गोलीबारी किसने की थी। फिर वो नाम लेता है उन तीनों भाइयों का और बताता है कि उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जबकि उन तीनों ने पूरे शहर में कत्लेआम मचा रखा है। उनका खौफ इतना ज्यादा है कि लोगों की पैंटें उनके नाम से ही गीली हो जाती है। फिर वो इस गंजे को बताता है कि जब वो छोटे थे तभी उनके डैड की मौत हो गई थी। तभी ये गंजा उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे डिपार्टमेंट में आकर के मुझ पर ही हुक्म चलाए। इतना कहने के बाद वो चला जाता है यहाँ से। रीस भी समझ जाता है कि लोकल पुलिस से उसे कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। अब जो कुछ भी करना है उसे अकेले ही करना होगा। उधर वो तीनों भाई निकल चुके हैं सेलेस्टी के गॉडसन को बचाने के लिए। रास्ते में ये बहस करते हैं कि आखिर वो लड़का दिखता कैसा है। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि उस लड़के का नाम है रोब। अब ये ऐसे ही सारे रास्ते बहस करते जाते हैं और लिंकन चुपचाप
चुपचाप बैठा हुआ सुनता रहता है। पूरी रात ड्राइव करने के बाद ये पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर रोब को रखा गया था। तभी इनके पास कॉल आता है उस गंजे हेनरी का। तब ब्रिक कॉल को रिसीव करता है। वो गंजा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा था शहर से बाहर जाने के लिए। तब ब्रिक कहता है कि हम बस एक छोटा सा काम करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों भाई इसी गंजे के लिए काम करते हैं। दरअसल वो गंजा जानता है कि कानून ने बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी है, उसके हाथ बांध रखे हैं, इसलिए वो बहुत सारे गलत काम करने वाले लोगों को छू भी नहीं सकता। इसी वजह से उसने इन तीनों भाइयों को रखा है अपने पास ताकि वो शहर के बुरे लोगों को नासा के रॉकेट में बिठाकर के ऊपर पहुंचाते रहे और वो उन्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा। ये गंजा उन्हें कहता है कि जितना जल्दी हो सके शहर लौट करके आ जाओ। तब ब्रिक कहता है कि आप टेंशन मत करो, हम जल्दी ही आ जाएंगे। इसके बाद ये तीनों भाई निकल पड़ते हैं। इन्हें उस गंजे ने कहा था कि एकदम शांति और सुकून के साथ काम करना, लेकिन इनके काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। वॉयलेंस किए बगैर तो इनसे काम ही नहीं होता। अब ये दरवाजे से जाने की बजाय सीधा दीवार तोड़कर के गाड़ी लेकर के घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही ये अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कार्लोस के लोग आते जाते हैं और ये ऊपर पहुंचाते जाते हैं। कार्लोस के पूरे अड्डे को भर दिया है इन्होंने लाशों से। थोड़ी देर बाद छत टूट जाती है और कार्लोस दब जाता है उसके नीचे। फिर ये पहुंचते हैं रोब के पास। तब इन्हें पता चलता है कि रोब एक अपाहिज लड़का है। ये रोब को लेकर के निकल जाते हैं यहाँ से। थोड़ी देर बाद कार्लोस को जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो लोग रोब को लेकर के भाग गए हैं यहाँ से। वो सीधा जाता है अपने बॉडीगार्ड मार्टी के पास और उसे कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये काम सेलेस्टी ने ही करवाया है। मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि सेलेस्टी को ऊपर पहुंचा दो, लेकिन तुम एक काम को ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसी को भी माफ नहीं करता। दूसरी तरफ हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं जो रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और बात करते हैं रोब से, लेकिन रोब भी ठीक से बोल नहीं पाता। तब ये लिंकन के डिवाइस का यूज करते हैं उससे बात करने के लिए। फिर रोब इनसे बात करता है और मुस्कुराता भी है। जब ये उस बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तभी हम खूबसूरत हसीनाओं की एक गैंग को देखते हैं जो बाइक पर इधर ही आ रही थी। वो इनके घर के बाहर रुकती हैं और एक एक करके आने लगती हैं अंदर। ये लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये अपने हुस्न के जलवे दिखाकर डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं इन तीनों भाइयों को। जैसे उनका ध्यान भटकता है ये लड़कियां रोब को लेकर के जाने लगती है यहाँ से, लेकिन लिंकन समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो हमला कर देता है इन खूबसूरत हसीनाओं पर। तब ये लड़कियां बताती है कि हमें कार्लोस ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। देखते ही देखते यहाँ पर गोलियों की भारी बरसात होने लगती है। ये तीनों भाई अपने आप को बचा भी रहे हैं और एक एक करके उन लड़कियों को भी मारते जा रहे हैं, लेकिन इन लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अगर इन्होंने जल्दी ही उन सभी को नहीं मारा तो वो इन तीनों को नासा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुंचा देंगी। काफी देर तक इनके बीच में घमासान लड़ाई होती रहती है, लेकिन आखिरकार ये उन सब लड़कियों का काम तमाम कर देते हैं। इनके जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ के ओनर को, जिसने इन तीनों भाइयों की शक्लें देख ली थी। अब हर जगह पर इनके स्केचेस आने लगते हैं। रीस भी देख लेता है इस चीज को। तब वो फौरन पहुँचता है उस गंजे हेनरी के पास और उससे कहता है कि इतने सबूत काफी हैं उन तीनों को पकड़ने के लिए, इसलिए मुझे अभी के अभी वारंट चाहिए। मैं तलाशी लेना चाहता हूँ उनके घर की। तब ये गंजा कहता है कि कुछ टाइम पहले एक धमाके में उनका घर ब्लास्ट हो गया था, इसलिए वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तलाशी ली जाए। यह सुनकर के दिमाग खराब हो जाता है रीस का और वो इस गंजे से कहता है कि अब तक तो मैं तुमसे शराफत से बात कर रहा था, लेकिन अब मैं अपना रोल दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उन तीनों भाइयों के साथ साथ जितने भी लोग उनसे मिले हुए हैं उन सब का पर्दाफाश करके उन्हें पहुँचा दूंगा जेल में, अब चाहे तुम ही क्यों ना हो। इतना कहकर के वो जाने लगता है। उधर वो तीनों भाई रुके हुए हैं गैस स्टेशन पर। जब ये फ्यूल डाल रहे होते हैं तब मैक्विन रोब को लेकर के आ जाता है स्टोर के अंदर। वो उसे पूरे स्टोर में घुमाता है और एक टॉय गन देता है। तभी हम बाहर ब्रिक को देखते हैं जो बात कर रहा था सेलेस्टी से। सेलेस्टी उससे पूछती है कि क्या कार्लोस अभी भी जिंदा है। तब ब्रिक कहता है कि हाँ, हम लोगों ने उसे नहीं मारा। सेलेस्टी कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा और मेरा। तब ब्रिक कहता है कि तुमने हमें कभी नहीं कहा कि उसे जान से मारना है, और आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है कि सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूँ इस लड़के की।
तब सेलेस्टी सारी कहानी बताना शुरू करती है और कहती है कि रोब के मॉम डैड एक अरबपति लोग थे, लेकिन कार्लोस ने रोब के मॉम डैड को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसे पता चला कि उनकी सारी प्रॉपर्टी रोब के नाम पर है और जो भी उसका लीगल गार्डियन बनेगा वो सारे पैसे उसे मिल सकते हैं। जैसे ही रोब 18 साल का होगा वो अपनी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम कर सकता है, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं है। जब मैंने कार्लोस से शादी की थी तब नशे की हालत में उसने मुझे ये बात बता दी थी। अब थोड़े ही दिनों में रोब 18 साल का होने वाला है, इसलिए कार्लोस हासिल करना चाहता है उसकी सारी जायदाद को और उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अब तुम्हें कैसे भी करके रोब को बचाना होगा। इतना कहने के बाद वो फोन को कट कर देती है। तभी उस गंजे हेनरी का फोन आता है इनके पास। वो इन्हें कहता है कि तुम अभी अलाबामा नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर अभी तनातनी का माहौल चल रहा है। अगर तुम आए तो हो सकता है कि मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़े। जब तक मैं इस मामले को सुलझा न दूं तब तक तुम लोग अलाबामा से बाहर ही रहो। अब ये तीनों भाई ऐसे ही ड्राइव करना शुरू करते हैं। मैक्विन हमेशा की तरह बकबक कर रहा था। थोड़ी देर बाद ब्रिक अचानक से गाड़ी को रोक देता है और झगड़ा होने लगता है इनके बीच में। ब्रिक कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तब मैक्विन कहता है कि हम अलाबामा भी नहीं जा सकते, बीच में फंस चुके हैं। हमें रोब को वापस कार्लोस के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तब ब्रिक कहता है कि वो एक बच्चा है और अपाहिज भी। तब मैक्विन कहता है कि एक बच्चे के लिए हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। आखिर तुम उस बच्चे को लेकर के इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो। फिर वो अपने चौथे भाई की याद दिलाता है। तब हमें पता चलता है कि इनका एक चौथा भाई भी था और वो भी अपाहिज था। इनके डैड हमेशा उसकी पिटाई करते रहते थे, लेकिन एक दिन उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। उस वक्त इनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि ये अपने भाई को बचा सके, लेकिन इसके पास आज मौका है एक अपाहिज लड़के को बचाने का। तब ये मान जाते हैं उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम मास्क पायरेट्स नाम के ग्रुप को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और कार्लोस ने इस ग्रुप को भेजा है इन तीनों भाइयों का काम तमाम करने के लिए। कुछ ही देर में वो लोग इनके पास पहुंच जाते हैं और गोलीबारी भी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं इनकी कार के अंदर, जिससे गाड़ी के अंदर धुआं हो जाता है। जब धुआं खत्म होता है तो इन्हें पता चलता है कि रोब गायब है, यानी कि मास्क पायरेट्स उसे उठा कर के ले गए। तब ये पीछा करना शुरू कर देते हैं उनका और उनकी गाड़ी के पास पहुँच कर के हमला कर देते हैं उन पर। इनके बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी। जैसे इनकी गाड़ी उन पायरेट्स की गाड़ी के करीब पहुँचती है, लिंकन कूद जाता है उनकी गाड़ी पर और एक एक करके मारना शुरू कर देता है उनको। थोड़ी ही देर में वो काम तमाम कर देता है सबका। जब वो दोनों भाई अंदर आते हैं तो लिंकन को देखते हैं जो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और इनकी गाड़ी भी तबाह हो चुकी थी पूरी तरह से। लिंकन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब ये लिंकन को बैठा देते हैं रोब की व्हील चेयर पर और रोब को कंधे पर उठा लेता है मैक्विन। फिर ये लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद इनके पास एक वैन आकर के रुकती है। जब उसका दरवाजा खुलता है तब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था एरियाना। वो इन लोगों से कहती है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। तब इन्हें डाउट होने लगता है क्योंकि इस वक्त ये किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन लिंकन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से ये एरियाना पर भरोसा करके बैठ जाते हैं उसकी वैन में। एरियाना जब लिंकन की हालत को देखती है तो उसका इलाज करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं पेशे से एक नर्स हूँ। वहीं दूसरी तरफ अमरीश को देखते हैं जो एक फाइल को देख रहा था। तभी उसमें उसे एक फोटो मिलती है। उनके डैड की मौत के बाद ये गंजा हेनरी उनके पास गया था। फिर उसी ने इन तीनों को पाला और पढ़ाया लिखाया। वो तीनों भाई इस गंजे हेनरी के कहने पर ये सारी चीजें करते हैं। फिर अगले ही दिन वो पहुंच जाता है उस गंजे के पास और कहता है कि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुमने बहुत बड़ा घपला भी किया हुआ है, इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो मैं तुम्हें उन तीनों के साथ जेल में डाल दूं या फिर तुम उन तीनों के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों भाई हरियाणा से कहते हैं कि हमें मिसिसिपी में घर पर छोड़ दो। वो घर पूरी तरह से वीरान था। इसके बाद ये चले आते हैं घर के अंदर। मैक्विन बाहर बैठा हुआ है रोब के साथ। उसके साथ साथ ब्रिक ने कॉल कर दिया है सेलेस्टी को
ताकि वो यहाँ पर आ सके। इधर मैक्विन एक मास्क बनाता है रोब के चेहरे पर, फिर उसके हाथ में एक गन देता है और कहता है कि तुम भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए अब हमेशा हमारे साथ रहोगे। इसके बाद ये अंदर आते हैं और अपने सारे हथियारों को देखने लगते हैं। इतने में ही सेलेस्टी गाड़ी लेकर के आ जाती है यहाँ पर, लेकिन वो अंदर आती इससे पहले ही उसकी गाड़ी पर गोलियां चलने लगती है। तभी हम कुछ गुंडों को देखते हैं जिन्हें कार्लोस ने भेजा था। ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, गोलियों के साथ साथ ये तीर भी चला रहे थे। सेलेस्टी को बचाने के लिए ब्रिक और मैक्विन भी आ जाते हैं बाहर और वो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं इन गुंडों पर। जैसे तैसे करके ब्रिक पहुंचता है सेलेस्टी के पास और उसे लेकर के आने लगता है अंदर, लेकिन वो इस चीज को भूल गया था कि मैक्विन अभी भी बाहर है और घायल भी हो चुका है। तभी उन गुंडों का एक आदमी आ जाता है रोब के पास, लेकिन वो उसे कुछ करता इससे पहले ही ब्रिक टूट पड़ता है उस पर। इनके बीच में घमासान WWE की फाइट हो रही थी, लेकिन आखिर में ब्रिक अधमरा होकर के गिर जाता है नीचे। अब वो गुंडा उसे जान से मारता इससे पहले ही वो गंजा हेनरी आकर के उस गुंडे का काम तमाम कर देता है। सारे के सारे गुंडे मारे जा चुके थे, ये तीनों भाई भी बहुत ज्यादा जख्मी हैं। तभी पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। मैक्विन सारे इल्जाम अपने सर पर ले लेता है ताकि रोब हमेशा के लिए सेलेस्टी के साथ रह सके। इसके बाद इन तीनों भाइयों को जेल भेजा जा रहा था। तब वो गंजा हेनरी इनके पास आता है और कहता है कि मुझे फक्र है तुम तीनों पर, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि कार्लोस के घर पर एक कुरियर आता है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था कि आखिर तुम हार गए, और ये मैसेज भेजा था सेलेस्टी ने। फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है और हमें 4 साल 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब इन तीनों भाइयों को रिहा कर दिया गया है। तभी इन्हें सेलेस्टी का मैसेज मिलता है। उसने अपने वादे के मुताबिक $25,000 इन्हें भेज दिए थे। साथ ही रोब ने इनके लिए गाड़ी भी भेजी है जो अब इनकी रहेगी। और अब ये तीनों भाई वापस अपने पुराने काम पर जा रहे थे, यानी कि लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द बाय टाउन आउटलॉज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।